तो देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज हमने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आसान ही है, इस पे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टेट ऑफ मोशन में है, तो अपनी उस यूनिफॉर्म मोशन को, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। मसलन अब ये मार्कर है, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, ये उस वक्त तक रेस्ट में पड़ा रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट करके इसको इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट बदलने पे मजबूर ना कर दे। इसी तरह अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो अपनी उस यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगी उस वक्त तक जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके उसको अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, अपनी यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने पे मजबूर ना कर दे। मतलब अपनी उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को उस वक्त तक वो कंटिन्यू करेगी जब तक के इंजन उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवाना ना शुरू कर दे, या फिर ब्रेक्स उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज ना करवाना शुरू कर दें। तो उस वक्त तक अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये है फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, सिंपल सी, कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को वो कंटिन्यू करेगी। लिख भी देता हूं, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इन द एब्सेंस, अब पता नहीं एब्सेंस की स्पेलिंग क्या है, देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं सही पता। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक हो गया? कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखेगी, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो सिंपली स्टेट ऑफ मोशन को वो कंटिन्यू रखेगी। ठीक हो गया? यही वजह है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? क्योंकि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। ये लिख भी देता हूं मैं, व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज property of a body. Inertia is property of a body due to which it continues, due to which it continues its state of rest, state of rest और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक ये डेफिनेशन है इनर्शिया की, और दूसरी डेफिनेशन वही जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज ऑफ इट्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहिमत पैदा करती है, तब्दीली के खिलाफ रेजिस्ट करती है। समझ आ गई? ये डेफिनेशन भी यहां पे मैं लिख देता हूं, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। किसको रेजिस्ट करती है? एनी चेंज, किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। किसमें चेंज? एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक हो गया? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है
जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जरा देखिएगा फिर यहाँ पे कि मतलब इसका ये है कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करती है अगर वो रेस्ट में पड़ी हुई है तो, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। अब मुझे बताएं, अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा? यस सर, फोर्स भी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। बिल्कुल, कि दोनों सूरतों में अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन तो होगा जीरो। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहिमत पैदा करती है। यानी इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जो ये चाहती है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ी रहे, और अगर बॉडी मोशन में है तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। इसका मतलब फिर यह हुआ कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देती, एक्सेलरेशन के खिलाफ रेजिस्ट करती है। तो इसलिए फिर इनर्शिया को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, ये आज आपके लिए एक नई डेफिनेशन होगी, और इनर्शिया प्रिवेंट्स एक्सेलरेशन। सिंपल, इनर्शिया प्रिवेंट्स एक्सेलरेशन, सिंपल सी डेफिनेशन, शॉर्ट सी। ठीक हो गया कि इनर्शिया जो है बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं होने देती। इनर्शिया ये चाहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में पड़ी रहे, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, और अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो बॉडी यूनिफॉर्मली ही मूव करती रहे, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो सिंपल सी बात है कि इनर्शिया जो वो एक्सेलरेशन को प्रिवेंट करता है। जी, अब मुझे बताइए, ये चीज क्लियर? जी सर। अच्छा, अब एक और चीज देखें कि जितना किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब क्या? देखें, ये बड़ा थोड़ा सा इसका मास है, इस मार्कर का, इसका मास कम है तो इसको, अभी ये रेस्ट में है ना, तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब करना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इसकी यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है उसको डिस्टर्ब करना बड़ा आसान है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, बड़ा मार्कर है सपोज, तो उस सूरत में उस बड़े मार्कर की स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब करना भी इसके मुकाबले में ज्यादा मुश्किल है, और उस बड़े मार्कर की स्टेट ऑफ मोशन को भी डिस्टर्ब करना इसके मुकाबले में ज्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब फिर यह हुआ कि वो बॉडीज जिनका मास कम है उनका इनर्शिया कम है, और जिनका मास ज्यादा है उनका इनर्शिया ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनर्शिया का और मास का डायरेक्ट रिलेशन होता है। यस, बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, कि अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया? यानी अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। यही वजह है कि एक छोटी कार जब मूव कर रही है, सपोज करें कार 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कार को रोकना आसान है। लेकिन उसी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर ट्रक मूव कर रहा है तो ट्रक को रोकना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इससे भी आसान एग्जांपल लेनी है तो ले लें कि अगर एक बॉल मूव कर रही होती है, जब वो एक बॉलर बॉल फेंकता है, तो सपोज करें बॉल की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, तो पीछे जो विकेट कीपर खड़ा है बड़ी आसानी से बॉल को कैच कर लेता है, बड़ी आसानी से उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर एक कार 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कीपर कभी भी गलती नहीं करेगा उस कार को आगे आके रोकने की। क्यों? क्योंकि कार का मास ज्यादा होने की वजह से कार का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, उसे रोकना इतना आसान नहीं है, उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बॉल का मास कम था, इस वजह से उसका इनर्शिया कम था, जिसकी वजह से उसको रोकना आसान था। Therefore, mass is the direct measurement of the inertia. Clear? जी सर। ओके, अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि जब बॉल थ्रो की जाती है, बॉल जब फेंकी जाती है, सपोज इस पॉइंट से मैंने बॉल को फेंक दिया, अब बॉल जो है वो मूव करती हुई आ रही है इस तरह, और यहाँ पे आके बॉल गिर जाती है। अब ये जो पूरे का पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ के दौरान तो किसी किस्म की कोई फोर्स बॉल पे एक्ट नहीं कर रही,
सवाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन बॉल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, हमें नजर आ रही है, वर्टिकली भी मूव कर रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो किसी किस्म की कोई फोर्स बॉल पे एक्ट नहीं कर रही, और न्यूटन का लॉ तो यही कहता है कि फोर्स एक्ट करती है तो कोई भी बॉडी मूव करती है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ये बॉल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कैसे कर रही है, क्यों कर रही है? यस, ताकि अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन कर सके। अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है। शॉर्ट आंसर दें, अभी जो कुछ पढ़ा है इसी में आंसर है। इनर्शिया। यस, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से बॉल अपनी मोशन को कंटिन्यू किए हुए है, हालांकि रास्ते में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन वंस जब मैंने यहां से फोर्स अप्लाई की, फोर्स इस पे बॉल पे फोर्स जब मैंने इसको इस पे एक्सर्ट कर दी, तो अब वो अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक कि कोई दूसरी फोर्स एक्ट करके इसको इसकी मोशन बदलने पे मजबूर ना कर दे। और वो दूसरी फोर्स कब एक्ट करती है? जब वो जाके जमीन के साथ स्ट्राइक करता है। तो अब जमीन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो इसको इसकी हालत बदलने पे मजबूर करती है। तो खैर इस पूरे सफर के दौरान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उसके बावजूद बॉल मूव कर रही थी ड्यू टू इट्स इनर्शिया। क्लियर? सर जी रिएक्शन सर। फोर्स एक्ट करती है क्या कह किसी रही हैं? पॉइंट पर? सर जो रिएक्शन फोर्स होती है वो एक्ट करेगी? रिएक्शन फोर्स के इस पूरे पाथ के दौरान? जी सर। पाथ में कौन सी रिएक्शन फोर्स आएगी? रिएक्शन फोर्स तो तब आती है जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करती हैं आपस में, एक ने एक्शन किया तो दूसरी रिएक्ट करेगी, वो भी थर्ड लॉ में आता है ना। ठीक है, अच्छा अब एक आप लोगों से मेरा सवाल है एक और। तो सर जो बॉडी है उसका एक वेट होता है, तो सर वेट के पैरेलली ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो रिएक्शन फोर्स होती है, वो एक्ट करेगी? यहाँ से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसीलिए तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वरना अगर इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इसके वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होती तो उस सूरत में तो नेट फोर्स जीरो हो जाती अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही ना होता। लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पे मौजूद है, एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में मौजूद है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मौजूद होना इस चीज का सबूत है कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स मौजूद नहीं है, तभी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वर्टिकल। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, अब एक और सवाल है, एक सर्कुलर ट्रैक में कार मूव कर रही है या बस मूव कर रही है, चलें बस इस पॉइंट पे है, मुझे बताएं कि जब बस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही होती है तो हम आउटवर्ड क्यों गिरते हैं? हाँ जी, why do we fall outward as bus takes turn? हाँ जी, बता दें। ये तो 9th क्लास में आई थिंक के था ये क्वेश्चन आपकी फिजिक्स में। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। अभी सेंट्रीपिटल को एक साइड पे रखें, जो पढ़ा है इसकी टर्म में आंसर दें मुझे। देखें सिंपल सी बात है, जब बस टर्न लेती है तो बस तो यहां से कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बस जो है वो अपना पाथ चेंज कर रही है। ठीक है, बस के जो टायर्स हैं वो रोड के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से बस को तो बड़ी आसानी से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गई और बस ने टर्न ले लिया। लेकिन हम जो हैं, हमारी बॉडी क्या करती है जो बस में मौजूद है, हमारी बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये चीज आप लोग सीख चुके हैं पहले ही कि जब भी कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग, बस की पूरी बॉडी की वेलोसिटी, बस के अंदर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं उनकी वेलोसिटी, बस के अंदर जितना भी सामान मौजूद है उस सब की वेलोसिटी होगी टेंजेंट के अलोंग। अब इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग है, लेकिन इस पॉइंट पे बस ने तो टर्न ले लिया। देखें अब बस जो है वो टर्न लेके इस डायरेक्शन में आ चुकी है, इस मार्कर को बस समझें, बस टर्न लेके इस डायरेक्शन में आ चुकी है, लेकिन मेरी बॉडी की इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी? टेंजेंट के अलोंग। वो तो मेरी बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से
अपनी उस स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बाहर की तरफ गिर रहा हूं। हालांकि मैं बाहर की तरफ नहीं गिर रहा होता, बल्कि रियलिटी में मेरी बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू रखे हुए थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बाहर की तरफ गिर रहा हूं। समझ आ गई बात की? तो अब सिंपल सा इसका आंसर है कि व्हाई डू वी फॉल आउटवर्ड व्हेन बस टेक्स टर्न। तो सिंपल सा आंसर है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के इनर्शिया की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं। क्लियर? समझ आ गई ये बात? जी लाइबा आप ही रह गई हैं, बता दें। यस सर, समझ आ गई है। अच्छा एक और सवाल का जवाब दें फिर, ये भी इसी से रिलेटेड है कि जब बस ब्रेक लगाती है एकदम से हम आगे को क्यों जाके गिरते हैं? गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कोई भी, जब वो ब्रेक लगाती है एकदम से अचानक सडन ब्रेक्स जब वो अप्लाई करती है तो हम आगे को क्यों गिरते हैं? सर हम इनर्शिया को मेंटेन नहीं कर सकते। ड्यू टू इनर्शिया, सिंपल सा आंसर है ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि जब बस मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो हमारी बॉडी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक्स अप्लाई की तो बस तो रुक गई, क्योंकि बस तो ब्रेक्स की वजह से रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो अपनी उस यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखे हुए थी। तो जब हमारी बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से उस यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखे हुए थी तो हमें फिर ऐसा फील होता है कि हम आगे को जाके गिरे हैं। हालांकि रियलिटी में हमारी बॉडी अपनी उस यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखे हुए थी अपने इनर्शिया की वजह से। ठीक है, हम आगे को जाके नहीं गिरे, बल्कि हमने अपनी मोशन को कंटिन्यू रखा हुआ था ड्यू टू इनर्शिया। सिर्फ क्या हुआ कि हमारे नीचे जो बस मौजूद थी वो एकदम से रुक गई है, तो हमें फील होता है कि हम आगे को जाके गिरते हैं। तो सिंपल सा इसका भी आंसर क्या है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अवर बॉडी। ठीक हो गया? क्लियर? ये टॉपिक मिटा दूं अब? इसका स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें जल्दी से। यस सर, ले लिया। अच्छा अब आते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक बात। दूसरी बात कि एक्सेलरेशन की जो अमाउंट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और तीसरी बात कि एक्सेलरेशन की अमाउंट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब इनको कंबाइन करते हैं तो बनता है प्रोपोर्शनल टू F/m। यानी इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को 1 और 2 को कंबाइन किया तो ये बना। और न्यूटन के सेकंड लॉ में कांस्टेंट जो है वो 1 होता है, तो ये बनेगा A = F/m, और m जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो F विल बी इक्वल टू ma। तो ये आ गई न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक हो गया? अब ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या बता रही है? ये बता रही है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिएगा जरा, F = ma। अब अगर एक दफा रिकॉल करें आप अपने वेक्टर्स वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर। उसमें क्या था कि जब कोई भी स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है a, इसे अगर मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर a के साथ, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है, चलें रिजल्टेंट क्वांटिटी को c का नाम दे देता हूं, तो वो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, कि जब भी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी एक वेक्टर ही हुआ करती है। और इस वेक्टर नए वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी ये वही डायरेक्शन होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन थी, जो ओरिजिनल वेक्टर ए की डायरेक्शन थी। तो इसको जरा कंपेयर करें इसके साथ, यहां भी तो ऐसे ही है कि एक स्केलर है मैस, वो मल्टीप्लाई हुआ वेक्टर ए के साथ और नई क्वांटिटी फोर्स प्रोड्यूस हुई। तो अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे इस केस में था, तो फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया? अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना है, सवाल मैं आपसे इसी न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड पूछता हूँ। ये सी किसको
जनरेट कर रहा है। वेक्टर, एक जनरल वेक्टर मैंने लिखा है, कुछ भी नहीं है। और ये जैसे एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर एक ओके स्केलर सर। से मल्टीप्लाई हुआ तो एक नया वेक्टर सी बन गया। अच्छा, अब इसी न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मुझे ये बताएं कि दो कार्स हैं, एक कार का मैस है m1 जो कि है 500 kg, और दूसरी कार है m2, इसका मैस है सपोज करें 600 kg, और दोनों कार्स में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो मुझे बताएं कि जो कार m1 है उस पे ज्यादा फोर्स जो है कार m1 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कार m1 पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी या कार m2 पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? सिंपल सा आंसर है, देख के ही पता चल जाता है। F2। F2 पे ज्यादा फोर्स अप्लाई M2। करनी पड़ेगी। यस, F2 फोर्स जो है वो ज्यादा फोर्स होगी F1 से। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, एक्सेलरेशन जब सेम है, जब सेम एक्सेलरेशन है और m2 मैस बड़ा मैस है, तो जाहिर है m2 का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जब m2 का इनर्शिया ज्यादा है तो इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। और मैथमेटिकली अगर देखना है तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, क्या बन जाएगा? m1 के केस में 500 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000 न्यूटन। और इस केस में 600 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12,000 न्यूटन, सॉरी 1200 न्यूटन। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर दो डिफरेंट बॉडीज में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना हो तो उस बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जिसका मैस ज्यादा है। ठीक हो गया? वंस अगेन वही लॉ ऑफ इनर्शिया वाली स्टेटमेंट यहां पे फिर जो है सेटिस्फाई होती दिखाई दे रही है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक और देखें। अब सेम कार है, सेम कार है, एक दफा उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, एक दफा उसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। और जब सेम कार है तो अब इस केस में मैस सेम होगा। कितना मैस है? 500 kg ले लेते हैं। तो मुझे बताएं कि किस केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अब, F1 और F2? यस, F2। F2, वंस अगेन F2, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैस सेम है। फर्स्ट टाइम कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, सेकंड टाइम ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो जाहिर है सेकंड टाइम में फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। डायरेक्ट देख लें, एम ए में वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा? पहली दफा वाली फोर्स बनेगी 1000 न्यूटन और दूसरी दफा वाली बनेगी 1500 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब है F2 फोर्स जो है वो F1 फोर्स से ग्रेटर है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और देख लें फिर इसी से रिलेटेड। वंस अगेन सेम कार है, एक दफा मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, सपोज करें 700 न्यूटन की, दूसरी दफा मैं फोर्स अप्लाई करता हूं सपोज करें 900 न्यूटन की। जब कार सेम है तो डेफिनेटली मैस सेम होगा। मैस में ले लेता हूं 500 kg, 500 kg। मुझे बताएं किस केस में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? F2। F2 केस में। क्यों? कि वंस अगेन मैस सेम है और फोर्स F2 जब ज्यादा है तो एक्सेलरेशन F2 के केस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो देखें F1 के केस में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? 700 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करें, F इक्वल टू एम है ना, तो वहां से एक्सेलरेशन क्या होगा? F बाई एम। तो F बाई एम का मतलब 700 बाई 500। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी देख लीजिएगा। और यहाँ पे होगा 900 बाई 500, कितना है ये? 1.4। और आई थिंक ये 1.8 होगा शायद। यस सर। ओके, तो देख लें अब वंस अगेन यहां से फिर क्लियर होगा कि जिस केस में फोर्स ज्यादा उस केस में एक्सेलरेशन भी ज्यादा। ठीक हो गया जी? कोई मसला इसमें अब? यस सर, क्लियर है। चलें फिर इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट। थर्ड लॉ की तरफ आते हैं अब। यस सर, हो गया। ओके जी, साहब समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा,
देखें जी थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ वही रटी रटाई छोटी सी स्टेटमेंट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट, बस सिंपली ये लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये जो हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये किस टर्म में हम बात कर रहे होते हैं? ये कौन सा पैरामीटर है जिसकी टर्म में हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन जो ये इक्वल हैं? जी सर क्योंकि ये एक सेम बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहे होते, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस पैरामीटर की टर्म में ये बात कर रहे होते हैं कि एक्शन रिएक्शन इक्वल हैं? सर मतलब वो एक दूसरे के जो इफेक्ट को नहीं, कैंसिल कर आपको देते समझ हैं। नहीं आई। पैरामीटर से सर मुराद है, अगर two मेरा सवाल होती है सुनिए, तो पहले मेरा सवाल सुने, आपको सवाल नहीं समझ आ रहा। मैंने ये पूछा कि ये किस पैरामीटर की टर्म में हम कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन इक्वल होंगे? हम वेलोसिटी की टर्म में कहते हैं, एक्सेलरेशन की टर्म में कहते हैं, फोर्स की टर्म में कहते हैं, मोमेंटम की टर्म में कहते हैं, प्रेशर की टर्म में कहते हैं, टेम्परेचर की टर्म में कहते हैं। इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, तो कौन सा पैरामीटर है जिसकी टर्म में हम कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे और फोर्स ऑपोजिट की होंगे? टर्म में। फोर्स की टर्म में। फोर्स की यस, फोर्स फोर्स की की टर्म। टर्म में। जी बिल्कुल, ये जो हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, ये हम कहते हैं फोर्स की टर्म में, कि जो जिस फोर्स ने एक्ट किया और जिस फोर्स ने रिएक्ट किया, ये दोनों फोर्सेस हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं। अब ये एक्शन रिएक्शन बहुत सारी जगहों पे काम आता है। सिंपल सी बात है, अगर ये लॉ सेटिस्फाई, अगर ये लॉ वैलिड ना होता, अगर ये सेटिस्फाई ना करता, तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती। सबसे पहली चीज हमारे चलने के लिए बहुत जरूरी है, जब हम चलते हैं तो ये वाला लॉ जो है ये, इसको हम फॉलो कर रहे होते हैं कि चलते हुए देखें, सपोज करें ये ग्राउंड है और ये है हमारा पाँव, ये तो हम क्या करते हैं, अपने पाँव से पीछे की तरफ पुश करते हैं जमीन को। ये हमने एक फोर्स एक्सर्ट की जमीन पे, तो फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स जमीन जो है वो रिएक्शन फोर्स देगी हमारे पाँव पे, जिसकी वजह से हम एक कदम आगे चले जाते हैं। समझ आ गई? तो हमारे चलने के लिए जो है ये थर्ड लॉ जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड लॉ सेटिस्फाई करता है तो हम चलने में कामयाब हो पाते हैं, और जिस जगह पे थर्ड लॉ सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब जहाँ पे स्लिपिंग हो जाती है, वहां पे क्या होता है, हमने फोर्स अप्लाई की, हमें रिएक्शन नहीं मिल पाया जमीन की तरफ से, तो जब जमीन की तरफ से रिएक्शन नहीं मिल पाया, उसे हम कहते हैं दैट इज स्लिपिंग। वो रिएक्शन क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती, हमारे पाँव और जमीन के दरमियान सफिशिएंट फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती। जितनी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड थी, जमीन के पास उतनी फ्रिक्शन मौजूद नहीं थी, हमारे पाँव और जमीन के दरमियान उतनी फ्रिक्शन नहीं थी। तो जब उतनी फ्रिक्शन नहीं थी तो हमें उतना रिएक्शन जमीन की तरफ से नहीं मिल पाया, जिसे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे स्लिप हो गए। जैसे कीचड़ पे जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो फ्रिक्शन के कम होने की वजह से वो कीचड़ वाली जगह पे जो जमीन है वो हमें उतना रिएक्शन नहीं दे पाती, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं स्लिप होके। ठीक हो गया? तो हमारे चलने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो क्या होता है, सपोज करें ये गन है, तो जब यहां से बुलेट फायर की जाएगी, अभी दोनों रेस्ट में, जैसी बुलेट फायर की जाएगी तो गन ने बुलेट पे किया एक्शन, तो बुलेट पे एक स्पेसिफिक फोर्स उसने अप्लाई की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जितनी फोर्स गन ने बुलेट पे अप्लाई की, सेम उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है वो बुलेट गन पे अप्लाई करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी एक्शन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। ठीक है? तो खैर इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है, आपने 9th क्लास में इसको काफी डिटेल से पढ़ ली है, अब मैं ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, तो मेरा ख्याल है क्लियर होगा। सर लाइक सर, एयर रेजिस्टेंस। क्या हुआ? सर मैं इस टाइम में पूछ रही थी कि जब हम बॉल को फेंकते हैं तो उस वक्त हम फोर्स लगाते हैं, तो सर उस वक्त कोई रिएक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करती होगी? बिल्कुल करती है, रिएक्शन फोर्स करती है, हमारी बॉडी पे एक्ट सर करती है बॉडी ना। पे नहीं, सर जो वाली एग्जांपल थी। पहली एग्जांपल कौन सी? सर आपने हमें एक बॉल वाली एग्जांपल दी थी, तो वो उसमें अभी थोड़ी देर सर पहले। हम फोर्स, जी सर, अब सर देखें उसमें रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी? ये देखें, अब ये मार्कर है मिसाल के तौर पे, इसे मैं फेंकता हूँ, अगर ये मार्कर को मैंने फेंका तो मार्कर चला गया, तो मार्कर पे जितनी फोर्स मैंने अप्लाई की उतनी फोर्स मार्कर मेरे हाथ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, लेकिन मेरा हाथ, मेरी पूरी बॉडी, उसका ठीक ठाक मैस है, अच्छा खासा इनर्शिया है, जिसकी वजह से मैं पीछे को जाके नहीं गिरता। ठीक है? मतलब इसमें आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाह रही हैं?
सर जो आपने हमें एग्जांपल दी थी कि जब हम बॉल फेंकते हैं तो सर वो एक पाथ में मूव करती है, तो सर उस वक्त हम कोई फोर्स लगाते हैं बॉल पे, तो सर उस वक्त हमें रिएक्शन में जो फोर्स मिलती है वो कौन सी फोर्स होती है? क्या मतलब कौन सी फोर्स होती है? रिएक्शन फोर्स बस उसको कहेंगे। हमने एक्ट किया, बॉल ने रिएक्ट किया, बस वो रिएक्शन फोर्स है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम फिर मोमेंटम की तरफ। सर एयर रेजिस्टेंस में भी थर्ड लॉ अप्लाई होता है ना, दैट्स व्हाई बर्ड्स फ्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई, यस बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एयर की रिएक्शन फोर्स की वजह से ही तो वो उड़ने में कामयाब होते हैं। जहाज पे भी ऐसा ही होता है।